नमस्कार, मैं आशुतोष आप सभी का डिकोड एग्जाम के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे आरओ के पूर्व में जो एग्ज़ाम हुए थे उस पर हम चर्चा करेंगे। चूँकि सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी की क्लासेस हिंदी से रिलेटेड इस चैनल पे चल रही हैं, उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज का हम लोगों का टॉपिक होगा 2010 के प्रश्न पत्र का सामान्य अध्ययन का जो क्षेत्र है, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, सामान्य अध्ययन पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए प्रश्न शुरू करें इससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग भी साथ साथ कमेंट करते चलें, इसका जवाब देते चलें। जो लोग भी सीरियस हैं, यदि आप गंभीर विद्यार्थी हैं, सीरियस विद्यार्थी हैं और आपको देना है, तो आपके लिए ये आवश्यक है कि पूर्व में क्या पूछा गया था वो आप जानें। जैसे ही आप ये जानते हैं कि पूर्व में क्या पूछा गया था, इसके पीछे दो कारण है। देखिए, गति यानी परिवर्तन और सर्वोत्तम का चुनाव, यही प्रकृति के दो नियम हैं। तो गतिशीलता, अब आप इसको देखेंगे, पुराने प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद आप अपनी तैयारी करेंगे तो इसमें एक गतिशीलता बनी रहेगी। और इसके बाद आप कितना स्कोर कर पाते हैं, किस तरीके से तैयारी कर पाते हैं, चुनाव तो उसी में से होगा ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। देखिए, अक्सर होता यह है कि हम लोग कभी कभी पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते, क्वेश्चन को थोड़ा सा ही पढ़ करके गेस कर लेते हैं, लेकिन बीच में ये जो इस तरीके के शब्द आते हैं ये हमको उलझा देते हैं। यदि यह प्रश्न रहता है, निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी है, ऑप्शन हम अक्सर यहीं पे चूक हो जाती है हम लोगों से। अमूमन सबसे ज़्यादा गलती इसी एक दो बिंदुओं पर होती है जब हम लोग इसको देखते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन दिया है भीमा, डान, तेल, तुंगभद्रा। इसका सही आंसर होगा सी, क्योंकि कृष्णा नदी का, अब पूरा कृष्णा नदी का विस्तार हम लोग देख लें कहाँ से क्या है। तो इसका उद्गम महाबलेश्वर के निकट है। आपको यदि नदियों के विषय में विस्तार से पढ़ना है जियोग्राफी में, तो जियोग्राफी का पूरा कंप्लीट लेक्चर 18-19 वीडियो पढ़े हुए हैं, उस पर आप जाकर के नदियों के विषय में देख सकते हैं। तो इसका अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनेक छोटी छोटी नदियाँ जैसे कोयना, डान तथा धारा प्रभा कृष्णा नदी में आकर के मिलती हैं। उत्तर में भीमा तथा दक्षिण में तुंगभद्रा इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायिका है। तेल नदी जो है वो महानदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। नेक्स्ट, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है। यहाँ थोड़ा सा हिंदी के शब्दों को बड़े साहित्यिक ढंग से सजाया गया है। इसका सीधा सा प्रश्न है कि किस देश में, उस देश का नाम बताइए जिसका भौगोलिक एरिया सबसे अधिक वनों से घिरा हो। प्रतिशत के मामले में, प्रतिशत के मामले में इसलिए कर दिया है कि मान लीजिए कोई बड़ा है कोई छोटा है, किसी, अब मान लीजिए एक देश इतना बड़ा है और एक देश इतना बड़ा है, तो इसका यदि इतना एरिया भी, इसका 20% एरिया हो सकता है कि इसके 100% के बराबर हो। ठीक, इसका 20% एरिया, तो इसका 20% एरिया यदि घेरा जाएगा तो जितना लैंड इस देश के पास है उसके बराबर हो जाएगा ना। लेकिन यदि ये केवल 20% वनाच्छादित हैं और ये देश जो स्वतंत्र रूप से 40% वनाच्छादित है, तो दोनों में वनाच्छादन का प्रतिशत किसका ज़्यादा हुआ, इसका ज़्यादा होगा। तो यहाँ सीधे सीधे मतलब यह है कि जो ऑप्शन में देश दिए गए हैं, चीन, भारत, इंडोनेशिया और जापान, इन देशों में जितना लैंड है उसका सबसे ज्यादा प्रतिशत वनाच्छादन किस देश के पास है। ठीक, तो सबसे ज्यादा वनाच्छादन डी, जापान। अब प्रतिशत के आधार पर हम लोग देख लें, जापान का 67% भूभाग वनाच्छादित है, इंडोनेशिया का 46.6%, भारत का 23.68% और चीन का 18.21%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और गुजरात। नेक्स्ट, इसका आंसर हम लोग देखते हैं ए। चूंकि हम लोग जानते हैं कि मसालों का व्यापार पूर्व में भी यूरोपीय आगमन जब हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, तो उस समय भी ये होता है कि नहीं, मसालों का व्यापार जो ट्रेड होता था वो केरल से होता था। तो केरल को मसालों का बागान कहा जाता है।
भारत में कर्नाटक किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटक कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु केला और नारियल उत्पादन में अग्रणी है और कपास के उत्पादन में गुजरात अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए जैसे जैसे हम लोगों की प्रगति आगे बढ़ती जाएगी, प्रश्न की स्पीड बढ़ती जाएगी, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उसी तरीके से जवाब देते चले, साथ में जुड़े रहिए। ये आपकी तैयारी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। चूंकि हिंदी की क्लास पहले ही हमारी चल रही है डिकोड एग्जाम के चैनल पे, आज हम लोग पुराने प्रश्नों को देख रहे हैं, तो साथ में आपके कमेंट काफी लाभदायक होंगे आपके लिए भी। और ठीक है, क्वेश्चन है कि अफ्रीका में देखिए यहाँ विश्व के भूगोल से प्रश्न है। टॉपिक को आप लोग सेलेक्ट करते चलिए कि कौन कौन सा टॉपिक है, सामान्य अध्ययन में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आ रहे हैं और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ये पुराने प्रश्न पत्र को सॉल्व कराने का, बताने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आप ये जान लें कि कौन कौन से टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। चूंकि पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो अब जब हमारे पास प्रश्न पत्र आएंगे तब हमको क्लियर होता है कि कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब विश्व भूगोल में हम लोग देख लें कि विश्व भूगोल से कितना प्रश्न आ रहा है। अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। खनिज उत्पादन से यह प्रश्न है कि अफ्रीका में सर्वाधिक तांबा उत्पादक देश है। अफ्रीका महाद्वीप की बात कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका, जाम्बिया, केन्या और तंजानिया। इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो आंसर होगा बी। आंसर बी किस लिए होगा तो नीचे हम लोग देख लेंगे इसका चार्ट। अफ्रीका में विश्व के कुल तांबा उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग आता है? यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे कि पूरे विश्व के तांबा उत्पादन का अफ्रीकी महाद्वीप में कितना प्रतिशत उत्पादन होता है, तो 15.5%। अफ्रीका में जाम्बिया और जायरे दोनों प्रमुख उत्पादक देश है। जाम्बिया और जायरे चूंकि भूमध्य रेखा पर ही स्थित है, जायरे कांगो बेसिन, और चूंकि भूमध्य रेखीय है तो ये कहीं ना कहीं से एक, इसको जायरे हमारे लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि जैसे ही हम पढ़ते हैं तो जायरे से कई प्रश्न आते हैं भूमध्य रेखीय देशों में इसकी जलवायु से रिलेटेड। ठीक है, तो अफ्रीका में जाम्बिया और जायरे दोनों प्रमुख उत्पादक देश हैं। दोनों देशों में 6% तांबा उत्पादित होती है। तांबे का विश्व में उत्पादन में शीर्ष 5 देशों का क्रम 2017 की रिपोर्ट के अनुसार क्या है, इसको हम लोग देख लें। अब चूंकि शीर्ष 5, अभी देखिए, अभी महाद्वीप के बारे में चर्चा हुई, महाद्वीप के बाद इस महाद्वीप में पर्टिकुलर कौन सा देश है, उसके बाद अब हम लोग शीर्ष 5 देशों के विषय में जानेंगे। चिली कितना टन? 5,504। पेरू 2,446। चीन 1,706। अमेरिका 1,280। कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन 1,096। ये जो टन है ये 1000 टन में है, ये उत्पादन 1000 टन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इंडिया ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय अवस्थित है रांची, अहमदाबाद, नागपुर, मैसूर। इसका आंसर होगा सी। अब इसकी व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लें। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय नागपुर में स्थित है। इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की अवस्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ हैं? अजमेर, बेंगलुरु और नागपुर में है। IBM का इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? तो खनिज कार्य क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना, खनिज नीतियों के निर्माण और खनिज संसाधनों का खोज करना। यह क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में, देखिए अब चूंकि कृषि से आ रहा है, यह भी एक जियोग्राफी का ही हम लोगों का टॉपिक होगा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार, या इसको ग्रामीण विकास भी आप कह सकते हैं, कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्रों की संख्या कितनी है? कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र, चूंकि कृषि कई चीजों पर निर्भर करती है, तो कृषि की पारिस्थितिकीय क्षेत्र भारत में कितने हैं? ये प्रश्न इसलिए है कि भारत, हम जान रहे हैं कि भारत जलवायुविक दृष्टिकोण से कई क्षेत्रों में बटा हुआ है। तो अब इसको हम लोग देखते हैं। ऑप्शन है इसका A 15, B 17, C 18 और D 20। तो इसका सही आंसर होगा D यानी 20। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र और 60 कृषि पारिस्थितिक उप क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। और इसके वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्गीकरण का आधार मिट्टी, जैव, जलवायु,
प्रकार और प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर किया गया है। कितने भागों में? 20 और कितने उपभागों में? 60। आधार क्या है? मिट्टी, जैव, जलवायु। मिट्टी, जैव और जलवायु। नेक्स्ट, जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था। जीरो टिल एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था कहां पर? पूछा जा रहा है। आज के डेट में जैसे खेती का हम लोगों के स्वरूप बदलता चला गया है और वो जीरो टिलेज से गेहूं की बुआई हो रही है, तो जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था कहाँ? PIU लुधियाना में, GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर में, IISR लखनऊ में या IARI नई दिल्ली में। इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं बी। टिलेज पद्धति के अनुसार बिना जुताई किए कई वर्षों तक खेती की जाती है, ये हम लोग जान रहे हैं। भारत में सर्वप्रथम GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड के द्वारा जीरो टिल बीज एवं ड्रिल का विकास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है और उसका नाम बताना है हमें, कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, जोधपुर में, सॉरी, हैदराबाद में, जोधपुर में, अहमदाबाद में, बंगलौर में। तो सही आंसर इसका होगा बी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर राजस्थान में स्थित है। इसका कार्य क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन स्थित है। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात का जो जोन है वो स्थित कहाँ है? आगरा में है कि फतेहपुर में है कि इलाहाबाद में है कि कानपुर में है? ये हमारे पास 4 ऑप्शन है। मैं 1 सेकंड के लिए रुक रहा हूँ आपके जवाब के लिए। हाँ जी, ठीक है, सही आंसर है इसका ए। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन आगरा में स्थित है, जबकि ये आलू निर्यात जोन तो हो गया कि ये आगरा में स्थित है। अब आम का निर्यात जोन वो लखनऊ एवं सहारनपुर में स्थित है। ऐसा नहीं है कि आलू निर्यात जोन पूछा तो फिर वो दोबारा आलू निर्यात जोन ही पूछेगा। वो आम का जो निर्यात जोन है वो लखनऊ एवं सहारनपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया है फूलपुर उत्तर प्रदेश, हजीरा गुजरात, हल्दिया पश्चिम बंगाल, सिवान बिहार में। सहकारिता क्षेत्र में बड़े ध्यान से प्रश्न को देखेंगे कि सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है। आपके सामने ऑप्शन है फूलपुर उत्तर प्रदेश में, हजीरा गुजरात में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, सिवान बिहार में। इसका सही आंसर होगा, सही आंसर ए, सहकारिता क्षेत्र में भारत का सर्वाधिक सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना फूलपुर जो इलाहाबाद के नज़दीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई? 3 नवंबर 1967 को स्थापित इफको, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इफको की फूलपुर इकाई की स्थापना 1981 में हुई। देखिए, 2 चीजें हैं। इफको की स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी, लेकिन इसकी जो इकाई है फूलपुर की इकाई, ये फूलपुर की इकाई 1981 में स्थापित हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितना रहा? ऑप्शन है हमारे सामने 20%, 15%, 10% और 8%। क्या कितना रहा? इसका सही आंसर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। इसका सही आंसर है बी, कि अब पहले तो हम लोग ये देख लें कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, इसको हम लोग समझ लें। सकल घरेलू उत्पाद एक अर्थव्यवस्था के आर्थिक प्रदर्शन का एक बुनियादी माप है। सकल घरेलू उत्पाद एक अर्थव्यवस्था के उत्पादन का एक बुनियादी माप है और यह एक वर्ष में राष्ट्र की सीमा के भीतर अंतिम रूप से माल और सेवाओं का बाजारी मूल्य है। अंतिम रूप से माल और सेवाओं का, ये प्रोडक्ट और सर्विस का ये जो मार्केट प्राइस है, बाजारी मूल्य है, बाजार मूल्य है। ये यहाँ तक हम लोग समझ लिए कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो अब हम लोग समझ लें कि कितना योगदान रहा। तो बी के अनुसार 15%। 15% कैसे है? तो भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2010-11 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का योगदान 14.5% रहा। ये
कब? 2010-11 में। तो 14.5% रहा, लगभग 15%। तो इसको इसलिए हम ऑप्शन बी को सही करेंगे। नेक्स्ट, यानी कि आपके पास यदि एक्यूरेसी नहीं है किसी क्वेश्चन में और अप्रॉक्सीमेट है तो वो मान लिया जाएगा। इस तरीके का ये प्रदर्शन हो रहा है अभी तक के क्वेश्चन में, ठीक है। जो इस तरीके के क्वेश्चन है 14.5 एक्यूरेट तो एब्सोल्यूट तो वही होना चाहिए, लेकिन ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है कृषि निर्यात का संवर्धन, खाद्य फसलों की उत्पादकता बढ़ाना, तिलहन की खेती को बढ़ाना, दलहन की खेती को बढ़ाना। इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो ए, विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कृषि निर्यात को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2010-11 में निम्नलिखित देशों में से कौन सा भारत के निर्यात उत्पादों के शीर्षस्थ लक्ष्य था? जो भी भारत का उत्पाद निर्यात हो रहा था तो उसमें किसको टारगेट किया गया कि किस देश को हम अपना वो बाजार बनाएंगे? यूएई, यूएसए, चीन और सिंगापुर। इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर होगा ए, किस आधार पर कि मूल्यानुसार भारत के निर्यात का सबसे बड़ा भाग निम्न देशों में है। लेकिन यहाँ एक चीज हम लोग देखेंगे कि जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय संयुक्त अरब अमीरात ही था, जबकि वर्तमान में यह संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि जब 2010-11 में ये प्रश्न पूछा गया था उस समय की कंडीशन ये थी कि संयुक्त अरब अमीरात था। लेकिन अब जैसे ही हम ये चार्ट देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि कितना % हमारे पास अब किस तरीके से हमारी प्राथमिकता है, ठीक है। तो अब इस पर हम लोग देखते हैं कि किसका कितना प्रतिशत है। तो संयुक्त अरब अमीरात का जो प्रतिशत था 2009-10 में 13.4%, 2012-13 में मतलब लगातार घटा है। 12-13 में कितना होता है? 12.4%, और 2014-15 में होता है 10.6%। संयुक्त राज्य अमेरिका में ये लगातार बढ़ता गया और 2014-15 तक आते आते 13.7%। ऐसे ही चीन के साथ हमारा निर्यात लगातार घटता रहा, व्यापार घाटा इसको बोलेंगे, और सिंगापुर के साथ भी हमारा व्यापार बढ़ा। लेकिन यहां आते आते ठीक है। अब तो इस आधार पर यदि देखा जाए तो उस समय 2009-10 के अनुसार तो संयुक्त अरब अमीरात ही था 13.4, लेकिन 2014-15 के बाद स्थितियां बदली हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अब चूंकि यहां से भी हमको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय मापने का निम्नलिखित में से कौन सा सही आधार है? और ये आधार वर्ष कौन सा होगा? 2000, 2001, 2000, 2002, 2000 से 2004-5, 2005-6, ये हमारे पास ऑप्शन है। इसका आंसर हम लोग ले लेते हैं सी। इसका आंसर होगा सी, यानी कि 2004-5 भारत में राष्ट्रीय आय को मापने का आधार वर्ष 2004-5 था। राष्ट्रीय आय का मापन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। दो फैक्ट इसमें है, राष्ट्रीय आय को मापने का वर्ष और सांख्यिकीय संगठन के द्वारा किया जाता है। ये किसके द्वारा मापा जाता है? सांख्यिकीय संगठन के द्वारा मापा जाता है। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा वित्त वर्ष 2018-19 के लिए स्थिर कीमतों एवं चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय के अंतिम अनुमान 31 मई 2019 को जारी किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वर्ष 2010-11 में भारत से माल और सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत था? सीधे सीधे जीडीपी से क्वेश्चन है कि 2010-11 में भारत से माल और सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का कितना प्रतिशत था? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन देख ले, 26%, 24%, 22% और 20%। इसका सही आंसर होगा सी। 2010-11 में भारत से माल और सेवा का निर्यात भारत के जीडीपी का 22% तथा वर्ष 2014-15 में यह 17.97% था। इसका मतलब यह है कि निर्यात को हम लोग देख रहे हैं 2010-11, चूंकि यह अद्यतन नहीं है, यह उस समय का प्रश्न था, इसलिए
ये इसको हम लोग समसामयिकी के आधार पर जोड़ेंगे और इसके लिए आर्थिक समीक्षा और अर्थव्यवस्था पर करेंट अफेयर्स पूरे 1 साल का प्रशांत सर बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए, आप लोग उसको देख लेंगे, डिकोड एग्जाम की चैनल पे ही आप उसको जाकर के देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? प्रश्न दिया है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए कौन सी वित्त व्यवस्था सही है। वित्त व्यवस्था का मतलब यह है कि राज्य का कितना प्रतिशत होगा और केंद्र का कितना प्रतिशत होगा ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए। ऑप्शन ए में राज्य का 0%, 100% केंद्र देगा, 25-75, 50-50, 75 और 25। इसका सही आंसर होगा ए, जिसमें राज्य का प्रतिशत 0 है और 100% किसका योगदान है? केंद्र सरकार का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम, कैसा कार्यक्रम ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत नहीं आता है? ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष RIDF के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम नहीं आता है? तो पहले हम लोग कार्यक्रम जान लें। ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। इसका आंसर जब हम लोग देखेंगे तो हमें पता चलता है कि डी, ग्रामीण उद्योग RIDF के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि इसका मूल कार्य जो होता है वो कार्य क्या होता है? ग्रामीण अवस्थापना के अंतर्गत ग्रामीण विकास की बात करना, मूलभूत सुविधाओं पर आधारभूत संरचना की बात करता है RIDF। ठीक है, और इसके अंतर्गत ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें और ग्रामीण विद्युतीकरण आते हैं, किंतु ग्रामीण उद्योग नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि वार्षिक आर्थिक समीक्षा को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है? यदि वार्षिक आर्थिक समीक्षा आपके सामने आती है तो सीधा सा प्रश्न यह है कि उस समीक्षा को तैयार करने का उत्तरदायित्व किसका है? कौन उत्तरदायी है? ऑप्शन है योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो इसका आंसर होगा बी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है और इसे प्रत्येक वर्ष वार्षिक बजट से पहले भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में रखा जाता है, जिससे देश के विगत वर्षों की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जाती है और उसी के आधार पर हमें आगे की योजनाओं को बनाने के लिए, आगे की योजनाओं पर चर्चा करने का आधार मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबंध है? 2000। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से है? यदि 13वां वित्त आयोग ने कुछ सिफारिश किया तो उस सिफारिशों का प्रावधान किस अवधि से संबंधित है? 2005 से 2010, 2009 से 2014, 2015, 2010 से 2015 या 2014 से 2019? तो हमें जानना पड़ेगा कि भारतीय संविधान की धारा 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष के बाद या आवश्यक हो तो उससे पूर्व राष्ट्रपति एक 5 सदस्यीय वित्त आयोग का गठन करता है। अब चूंकि 13वें वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? तो 14 नवंबर 2007 को डॉक्टर विजन एन केलकर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था और इसकी सिफारिशों की अवधि 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च तक है। 12 जनवरी 2013 को 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर YD रेड्डी की नियुक्ति की घोषणा हुई। यानी कि 13वें वित्त आयोग का जो कार्यकाल रहा, जो समय रहा, वो क्या रहा? 1 अप्रैल 2010 से 31 मार्च 11 तक। ठीक है, तो यहां पर हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? सी। अब इस आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2015 से 5 वर्ष के लिए लागू हुई थी या लागू होगी, ये उस समय के प्रश्न के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट, सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? आभासी कीमत। छाया कीमत का अर्थ हुआ आभासी कीमत। तो इसको किसने प्रतिपादित किया? तो हम लोग देखेंगे कि सार्वजनिक वस्तुओं की कीमत निर्धारण हेतु छाया कीमतों की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है जे टिनबर्गिन ने, AK सेन ने, PC महालनोबिस ने और R नर्क्स ने।
तो इसका ऑप्शन होगा सही ए, कल्पित कीमत, आभासी कीमत या कल्पित कीमत, छाया कीमत, जिनका प्रयोग पूंजी निवेश के प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए किया जाता है, को जे टिनबर्जन ने प्रतिपादित किया था और इनके साथ एक और नाम था हिलिस। जेन टिनबर्जन और हिलिस ने इसको प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नील हरित शैवाल निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के प्रयोग में लाया जाता है, जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन दिया है गेहूं, चना, धान और सरसों। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, प्रश्न में ही उत्तर छुपा हुआ है और इसका उत्तर हम नहीं देंगे, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। नील हरित शैवाल, शैवाल कहाँ पाया जाता है? नील हरित शैवाल ये अक्सर पानी में मिलेंगे। तो निम्नलिखित में से किस एक फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पानी में किस फसल के लिए सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? मुझे लगता है कि मैंने इशारा किया, आपके पास इसका आंसर हो गया होगा। चलिए ठीक है, इसका आंसर ले लीजिए, धान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता? चाय में ये नीचे 4 पदार्थ दिए गए हैं। हम लोग सभी लोग चाय पीते हैं। चाय एक तरीके से हमारे समाज का एक अभिन्न अंग है, सामाजिक परंपरा का। अब वो सामाजिकता का प्रतीक हो चुका है। तो इसको हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा पदार्थ उसमें पाया जाता है और एक कौन सा पदार्थ ऐसा है जो उसमें नहीं पाया जाता। थिन, टैनिन, कैफीन और मार्फिन। इसका सही आंसर होगा डी, मार्फिन इसमें चाय में नहीं पाया जाता। ये क्या है? ये एक एल्केलाइड है और इस एल्केलाइड का पृथक्करण अफीम से हुआ है। इसका मतलब मार्फिन किसमें पाया जाता है? अफीम में, ठीक। और इसका प्रयोग हाइड्रोक्लोराइड, सल्फेट, एसीटेट, टार्ट्रेट आदि संजातों के रूप में होता है। कैफीन एक कड़वी सफेद क्रिस्टलाभ एक्सेथाइन एल्केलाइड है। कैफीन का काफिक एक रासायनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है? सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में, सरसों का बीज है उसमें कौन सी चीज मिलाई जाती है, किस अपमिश्रक का काम कौन करता है? नीचे दिया गया है आर्गीमोन के बीज, पपीता के बीज, जीरा और धनिया के बीज। आगे इसका आंसर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर हमको मिलता है ए, यानी कि अपमिश्रक के रूप में कौन काम करता है? आर्गीमोन के बीज काम करते हैं। आर्गीमोन के बीज का प्रयोग किया जाता है। चूंकि आर्गीमोन मैक्सिकाना मैक्सिको में पाई जाने वाली पोस्ते की एक प्रजाति है, पोस्ता की एक प्रजाति है आर्गीमोन, और इसका प्रयोग सरसों के एक अपमिश्रक के रूप में किया जाता है। सरसों के तेल में इसकी मिलावट से ड्राप्सी नामक महामारी फैल सकती है। यदि सरसों के तेल में इसका मिलावट कर दिया जाए, सरसों के बीज में इसका मिश्रण करके और इसको यदि इससे तेल निकाला जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? ड्राप्सी नाम की महामारी फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? आर्द्र जलवायु का अनुभव कहाँ कहाँ होता है? अहमदाबाद, लुधियाना, कोच्चि और तेजपुर। तो एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि आर्द्र जलवायु कहाँ होगी? जहाँ सूर्यातप ज्यादा होगा, जहाँ बरसात ज्यादा होगी। जब बरसात ज्यादा होगी तो आर्द्रता ज्यादा होगी। तो यहाँ अब इसके हिसाब से आपको ये जज करना पड़ेगा कि किसकी लोकेशन कहाँ है, जो जहाँ सूर्यातप ज्यादा हो या बरसात ज्यादा हो, किसी कारणवश बरसात ज्यादा हो, भौगोलिक स्थिति के परिणाम स्वरूप बरसात ज्यादा हो। ऑप्शन दिया हुआ है अहमदाबाद, लुधियाना, कोच्चि और तेजपुर, ये ऑप्शन दिया है। और नीचे ऑप्शन दिया है केवल 1 तथा 2, यानी कि अहमदाबाद और कोच्चि में ज़्यादा बरसात होती है, कि अहमदाबाद और लुधियाना में ज़्यादा बरसात होती है, कि कोच्चि और लुधियाना में ज़्यादा बरसात होगी। तो चौथा कोच्चि और तेजपुर में ज़्यादा बरसात होती है। अब इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका आंसर सही होगा डी। क्यों इसका आंसर डी सही होगा? क्योंकि कोच्चि और तेजपुर में वर्षा अधिक होती है। कितनी वर्षा होती है? तो हम चारों शहरों में बरसात की स्थिति को देख लें कि कितनी बरसात होती है। ये चारों शहरों में होने वाली बरसात का एक एवरेज है। अब इस आधार पर देखते हैं तो एक ये और दूसरा ये, दोनों जगह यदि बरसात ज़्यादा हो रही है तो दोनों जगह स्वाभाविक है कि आर्द्रता ज़्यादा होगी। और जब
आर्द्रता ज़्यादा होगी, बरसात ज़्यादा होगी तो आर्द्रता ज़्यादा होगी, और आर्द्रता ज़्यादा होगी तो जैव विविधता क्या होगी, ये भी ज़्यादा होगी। देखिए अब आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ वर्षा के कई महीनों में, यहाँ जो वर्षा होती है वो कई महीनों में होती है, और आर्द्र जलवायु का अनुभव यहाँ पर किया जाता है। कहाँ, कोच्चि और तेजपुर में। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि कोच्चि में और तेजपुर में बरसात ज़्यादा हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित ईंधन का स्रोत है, पाइन, करंज, फर्न या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे तो इसका सही आंसर होगा बी। बी किस लिए होगा, क्योंकि ये एथेनॉल एक प्रसिद्ध एल्कोहल है, और ये किससे निकाला जाता है, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये करंज और फर्न से भी किण्वीकरण के द्वारा पाया जाता है। लेकिन यहाँ जो करंज है इसका डायरेक्ट प्रयोग हम हरित ईंधन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता है। जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, म्यांमार। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि कौन सा देश अपने व्यापार का 2/3 लगभग कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 जितना वो माल बेचता है उसका 2/3 केवल चावल के निर्यात से उसको प्राप्त होता है। जापान को, इंडोनेशिया को, थाईलैंड को या म्यांमार को। इसका आंसर हम देखेंगे डी। कुछ दशक पहले तक, अब पूरी व्याख्या इसको हम लोग देखेंगे, यानी कि म्यांमार है। तो ये स्थिति कब तक थी, तो कुछ दशक पहले तक म्यांमार अपने कुल निर्यात से प्राप्त धन का लगभग 2/3 चावल के व्यापार से प्राप्त करता था। किंतु अब म्यांमार के कुल निर्यात में चावल के व्यापार का हिस्सा काफ़ी कम हो गया है, और वर्तमान में दिए गए प्रश्न में से कोई भी देश अपने कुल निर्यात का 2/3 धन चावल के निर्यात से प्राप्त नहीं करता। इन सभी देशों में चावल के निर्यात का उनके कुल निर्यात में प्रतिशत काफ़ी कम है, लेकिन आयोग ने उत्तर सी को, विकल्पों में से सी को सही उत्तर ठहराया है। तो उसके पीछे संभवतः कारण यही होगा कि कुछ दशक पहले तक जो म्यांमार की स्थिति थी वो उसके कुल निर्यात में चावल के निर्यात से काफ़ी आय होती थी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए प्रश्न को ध्यान से देखिए, बड़ा कंफ्यूज करता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित, अब यदि यहां नहीं पढ़े, यदि यहां नहीं पढ़े तो फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि देखो भैया हिंदी है, हिंदी में केवल एक कामा बहुत कुछ बदल देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए बोलिविया टीन, ब्राजील लौह अयस्क, मैक्सिको चांदी और पेरू सोरा। मतलब यहाँ कॉलम ए और कॉलम बी में से ये पूछ रहा है कि बोलिविया टीन का उत्पादन करता है, ये सही है। ब्राजील लौह अयस्क उत्पादन करता है, ये सही है। मैक्सिको चांदी उत्पादन करता है, ये सही है। पेरू सोरा उत्पादन करता है, ये सही है। यदि ये चारों, इसमें से 3 तो सही है, क्योंकि ये पहले ही कह दिया कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 3 तो पहले सही सही है, आपको ढूंढना वो है जो इसमें से गलत हो। ठीक है, तो इसका आंसर जब हम लोग देखते हैं तो इसके आंसर में डी आता है, और डी के अनुसार ये रिपोर्ट किसकी है, भारत खान ब्यूरो, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की और इसने इंडियन मिनरल एयर बुक में जो प्रकाशित किया उसके अनुसार बोलिविया का टीन भंडार एवं उत्पादन दोनों ही दृष्टियों से चौथा स्थान, ब्राजील का लौह अयस्क के भंडारण की दृष्टि से दूसरा स्थान, जबकि उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। चांदी के उत्पादन में मैक्सिको अग्रणी रहा है, ठीक, और भंडारण की दृष्टि से यह 6वां स्थान रखता है। पेरू, तो पेरू सोरा की जगह सोने के भंडार में पेरू का 8वां स्थान है, जबकि उत्पादन के मामले में यह विश्व के 6ठे स्थान पर है। इस प्रश्न का उत्तर आयोग ने विकल्प डी को सही माना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 देखिए जनसंख्या और जनगणना, जनगणना से काफ़ी क्वेश्चन आपको आएंगे ARO के एग्जाम में। तो जनगणना को आपको काफ़ी गहराई से समझना पड़ेगा, काफ़ी बेहतरीन तरीके से इसे जानना पड़ेगा। 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में रहता है।
2011 में जो जनगणना हुई उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना योगदान है भारत की कुल आबादी में? उत्तर प्रदेश ने कितना योगदान किया है? 19%, 18%, 17% या 16%? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों की जो रिपोर्ट आई थी, अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के अन्य राज्यों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है और विश्व के देशों के संदर्भ में चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पर है। भारत की कुल आबादी में से 16.5% उत्तर प्रदेश में रहती है। भारत की कुल आबादी को यदि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का योगदान 16.5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। साक्षरता प्रतिशत, देखिए साक्षरता प्रतिशत से दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, पुरुष साक्षरता प्रतिशत कितना है, या उस राज्य का ओवरऑल साक्षरता दर क्या है। ये साक्षरता दर की वृद्धि भी पूछेगा कि उस समय कितना था, पुरानी जनसंख्या का जब यह हुआ था, जनगणना हुआ था, उसमें कितना था, अब कितना है, वृद्धि कितनी हुई। तो इस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे। चूंकि प्रश्नों की प्रकृति हमको बता रहा है तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हम समझेंगे कि साक्षरता प्रतिशत के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये 4 राज्य हमें दिए गए हैं और इनको साक्षरता प्रतिशत में अवरोही क्रम, मतलब समझ रहे हैं, अवरोही मतलब अवरोध पैदा करते जाना, 4 3 2 1 इस तरीके से। और यहाँ कूट दिया गया है। एक ऑप्शन है कि 1 2 3 4 यानी सबसे ज्यादा नागालैंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर सिक्किम, फिर त्रिपुरा भी दिया है। 4 3 2 1 यानी सबसे पहले त्रिपुरा में सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड, फिर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड, और फिर डी हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम। क्या है साक्षरता प्रतिशत किस तरीके से क्रम में आएगी, सबसे ज़्यादा कौन, फिर दूसरे नंबर पर कौन, तीसरे नंबर पर कौन, चौथे नंबर पर कौन, 5वें नंबर पर कौन, ये हमें जानना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इसका होगा सी। 2011 की जनगणना के अनुसार अवरोही क्रम कैसे है? त्रिपुरा सबसे ज्यादा, जो ऑप्शन दिया गया था केरल नहीं है तो उसको निकाल दीजिए ऑप्शन के अनुसार। प्रश्नानुसार 87.75%, हिमाचल प्रदेश 83.78%, सिक्किम 82.20%, नागालैंड 80.11%। जनगणना 2001 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? जनसंख्या घनत्व 100 से कम होने का मतलब यह है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। किसी राज्य के 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग वहाँ निवास करते हैं, ये हमारा जनसंख्या घनत्व होगा। तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर किसका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम या मणिपुर। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं, आंसर होता है सी। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मिजोरम का जनसंख्या घनत्व कितना है? 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि मणिपुर का 121, मेघालय का 132, नागालैंड का 119 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मैं जानना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश और बिहार में, यह प्रश्न मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कमेंट में हमें आप आंसर दीजिए कि उत्तर प्रदेश और बिहार और मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश को छोड़िए, केवल उत्तर प्रदेश से ही संबंधित है कि जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हर वर्ष जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को, 11 जून को, 5 जुलाई या 11 जुलाई को। इसका सही आंसर है डी के अनुसार प्रत्येक वर्ष जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी? 1749 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरू हुई थी, ये हुई थी। लेकिन 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन प्रारंभ हुआ। 1872 ईस्वी में जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है। स्वतंत्र भारत की यह 7वीं जनगणना है। यह स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में स्त्रियों की साक्षरता का प्रतिशत कितना है। यहाँ सीधे सीधे लिंगानुपात से प्रश्न है। देखिए जनगणना यानी जनसंख्या रिपोर्ट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जनगणना 2011 के अनुसार, 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार लिंगानुपात, सीधे सीधे लिंगानुपात का प्रश्न पूछ रहा है कि स्त्रियों का प्रतिशत भारतीय समाज में कितना है। 49.8, 48.46, 47.98, 47.24। तो इसका सही आंसर है बी। सकल रूप से यदि हम देखें तो 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या में पुरुषों का अनुपात और स्त्रियों का, अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की, यह 2011 की जनगणना के अनुसार हम बात कर रहे हैं, कुल जनसंख्या में ये शहरी क्षेत्र व शेष ये ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, अब देखिए उत्तर प्रदेश की बात आ गई कि कुल जनसंख्या का 2001 से 2011 के दौरान दशकीय वृद्धि दर क्या था। 2001 में जो जनगणना हुई, फिर 10 साल के बाद जनगणना होती है, तो इसमें दशकीय वृद्धि क्या हुई। दशकीय वृद्धि को हम लोग समझेंगे। ऑप्शन हम लोग देख लें, ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर क्या होगा। पहले तो दशकीय वृद्धि को समझ लिया जाए कि दशकीय वृद्धि क्या है, कि एक वर्ष में जो जनसंख्या के जन्म दर और मृत्यु दर के बाद जो जनसंख्या वृद्धि दिखाई जाती है उसको हम एक समानुपाती क्रम में, प्रतिशत के क्रम में निकालते हैं। जैसे कि यदि 100 संख्या है और जन्म दर और मृत्यु दर के बाद हमारे पास 8 लोग 10 सालों में 8 की संख्या बढ़ रही है, ये संख्या यदि 2001 है और 10 सालों के परिणाम स्वरूप केवल हमारी संख्या जन्म और मृत्यु के बाद 108 हो रही है, तो 2011 में हमारी कितनी वृद्धि होगी, 8% दशकीय वृद्धि। तो वही पूछ रहा है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के 2001-11 के दौरान दशकीय वृद्धि 20.28% रही, जो कि विकल्प डी के लगभग है। अतः विकल्प डी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में पुरुष एवं महिला की दशकीय वृद्धि क्या है। पुरुष की दशकीय वृद्धि 19.31 और महिला की दशकीय वृद्धि 21.23 रही। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान, उत्तर प्रदेश का 15वां स्थान है। नेक्स्ट, राज्य जिनमें 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महिला साक्षरता दर उच्चतम और न्यूनतम हैं, वे हैं। मतलब एक तरफ तो ऑप्शन में दिया है सबसे उच्चतम, दूसरी तरफ के ऑप्शन में दे दिया है सबसे निचला स्तर। तो देखिए कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी लोग बिहार की साक्षरता दर को कम कर देते हैं, कभी राजस्थान की साक्षरता दर को कम कर देते हैं। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि एक चार्ट हम लोग देखें, उस चार्ट के आधार पर आंसर ढूंढने की कोशिश करें। तो न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर वाले शीर्ष राज्य कौन कौन से हैं। तो इधर राज्य है, इधर प्रतिशत है। बिहार में 51.5%, राजस्थान में 52.21%, झारखंड में 55.4%, जम्मू कश्मीर में 56.4%, उत्तर प्रदेश में 57.2%। तो याद रखेंगे कि ये न्यूनतम स्त्री साक्षरता वाला राज्य है। तो यहाँ से एक राज्य हमको मिला जो हमारे ऑप्शन में भी है, बिहार। और शीर्ष राज्य को हम लोग देखेंगे जिनका वृद्धि दर काफ़ी ऊंचा है। तो केरल में कितना है, 92.1%, मिजोरम में 89.3%, गोवा में 84.7% और त्रिपुरा में 82.7%। तो इस हिसाब से यहाँ से केरल और वहाँ से बिहार। तो उच्चतम और न्यूनतम, उच्चतम में केरल और न्यूनतम में बिहार। ठीक है, इन आंकड़ों के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। कथन क्या क्या है कि 2011 जनगणना के, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग भी इसको देखें और इसके आंसर को
कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ब्राजील की जनसंख्या से अधिक। ये एक कथन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनगणना ब्राजील की जनगणना से जनसंख्या से अधिक है जो जनगणना हुई थी। मैरी कॉम, दूसरा कथन क्या है कि मैरी कॉम ने लंदन ओलंपिक 2012 में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। तीसरा विश्व स्तनपान सप्ताह 2012 में 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया। स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया गया। लंदन ओलंपिक 2012 के उद्घाटन दिवस समारोह में भारतीय टीम का ध्वजवाहक विजय कुमार था। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही आंसर इसका हम लोग देखेंगे तो सही आंसर होगा डी। डी इसलिए होगा कि ये सही नहीं है। ये कथन सही इसलिए नहीं है क्योंकि 2012 का जो ओलंपिक था उसमें जो उद्घाटन समारोह हुआ था उस दिन भारतीय टीम के ध्वजवाहक कुश्ती खिलाड़ी सुशील कुमार थे, विजय कुमार नहीं थे। बाकी तो सब सही है। मैरी कॉम ने भी जीता। विश्व स्तनपान दिवस मनाया गया 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, ठीक। लेकिन यहां पर तो अब थोड़ा सा इसके उद्घाटन के विषय में हम लोग जान लें कि उद्घाटन यह कौन सा ओलंपिक था। 30वां इसका आयोजन लंदन में हुआ और उद्घाटन में कौन कौन था। एलिजाबेथ द्वितीय, 27 जुलाई 2012 को इसका उद्घाटन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों पर आधारित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 25% से कम भाग शहरी क्षेत्र में रहता है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य है। तीसरा कथन है कि इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। कबाल नगर 10 लाख जनसंख्या से अधिक वाले नगरों की श्रेणी में आता है। ये जो कथन दिए हैं इस कथनों के लिए हमें ये देखना है कि कौन सा एक कथन उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में सही नहीं है। आइए इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं कि इसका सही आंसर है बी। बी के अनुसार क्या है कि कुल नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्यों का क्रम निम्न प्रकार है। महाराष्ट्र की जनसंख्या, ये जो जनसंख्या है महाराष्ट्र की, या यहाँ जो हम लोग ये देख रहे हैं ये जनसंख्या जो शहरों में निवास करती है या नगरों में निवास करती है उनका आंकड़ा है कि महाराष्ट्र में जनसंख्या कितने मिलियन, उत्तर प्रदेश में यहाँ ये मिलियन में है और यहाँ ये प्रतिशत में आ जाए, ठीक। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसका मतलब यह है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो कौन सा राज्य आएगा 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से हैं। तो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले राज्य में शीर्ष पर सिक्किम अपना झंडा बुलंद किया, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। ये इनका योगदान है, ये इनका प्रतिशत है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पादित करता है। ये जो ईंधन दिए गए हैं निश्चित रूप से ये प्रदूषण को हम लोग समझते हैं। प्रदूषण का सीधा सा अर्थ ये है कि कोई भी चीज जब अपने संतुलित अवस्था में रहती है उसके संतुलन में, संघटनों के संतुलन की मात्रा में कमी या अधिकता का होना प्रदूषण कहलाता है। जैसे कि यदि आपके वायुमंडल में तमाम तरीके की गैसें हैं लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है या अन्य गैसों का जो प्रतिशत है उसमें यदि नाइट्रोजन 75% हो जाए तो दूसरी गैसें बढ़ेगी। तो एक तरफ तो इसकी कमी हो रही है और दूसरी तरफ गैस बढ़ रही है, तो यहाँ संतुलन बिगड़ रहा है। किसी भी कारण से यदि संतुलन बिगड़ता है और किसी भी संगठन के तत्वों की कमी या अधिकता के कारण जो परिस्थिति उत्पन्न होती है उसे हम प्रदूषण के नाम से जानते हैं, प्रदूषण की संज्ञा देते हैं। तो अब यहाँ डीजल है कि कोयला है, हाइड्रोजन है या मिट्टी का तेल है, प्रदूषण तो होता है, पर्यावरण दूषित तो होता है। जब ये जलेगा तो कुछ ना कुछ उत्सर्जित करेगा। तो इसमें सबसे कम पर्यावरण प्रदूषक कौन सा है, डीजल है कि कोयला है कि हाइड्रोजन या मिट्टी का तेल। इसका आंसर तो आसानी के साथ आप लोगों के पास होगा। तो इसका सही आंसर है सी, हाइड्रोजन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषक उत्पन्न करता है।
प्रदूषण को मुख्यतया 3 भागों में वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और भूमि प्रदूषण के रूप में हम लोग देखते हैं। ठीक है, जब मानवीय प्राकृतिक अभी जैसे हम लोगों ने प्रदूषण को समझा था उसी की व्याख्या यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए, यानी कि इससे सुमेलित करना है। और क्या दिया है, सुमेलित करने के, जब इसको सुमेलित आप करेंगे तो नीचे कूट दिया है, ये नहीं कि इसको आपने सुमेलित कर दिया ऐसे और ये आपका काम हो गया, ऐसा नहीं है, नीचे कूट भी दिया है। तो अब इसको सुमेलित करने के जो तरीके होते हैं उसको हम लोग देख लें। जरूरी नहीं कि आपके पास इन 4 सूचियों के चारों ऑप्शन आपको याद हो, ये जरूरी कतई नहीं। तो आपको यह देखना होगा कि कम से कम 2 ऑप्शन तो आपको पता है। जैसे यहाँ 84 गुंबद चित्रकूट, यहाँ ये ऐतिहासिक इमारत है और यहाँ स्थान का नाम दिया है। ऐतिहासिक इमारत में हम जामा मस्जिद को पहले देखेंगे। कहीं ना कहीं बौद्ध स्तूप, तो हमको पता है कि बौद्ध स्तूप का क्या मतलब है। तो बौद्ध स्तूप को जैसे ही हम देखेंगे तो इसका संबंध एक स्थान से होगा। तो हम लोग देखेंगे कि सी में दूसरा स्थान कौन सा आ रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का एक तरीका भी है। दूसरा, अब हम लोग ये देखते हैं, जैसे हमको 84 गुंबद नहीं पता है कि 84 गुंबद कहाँ है। जब हमको 84 गुंबद के बारे में नहीं पता है तो हम उसको छोड़ेंगे, लेकिन हमें जामा मस्जिद के बारे में एक आइडिया है कि जामा मस्जिद कहाँ है। यदि ये भी आइडिया हमारे पास नहीं है तो हम तीसरे ऑप्शन पर देखेंगे कि बौद्ध स्तूप पर। बौद्ध स्तूप को हम समझ रहे हैं तो बौद्ध स्तूप चूंकि कुशीनगर को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुशीनगर गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बौद्ध स्तूप का संबंध कुशीनगर से होगा। तो जैसे ही एक ऑप्शन हमको मिलता है, एक ऑप्शन हमको मिला बौद्ध स्तूप कुशीनगर, तो अब हम लोग इसमें से देखेंगे कि इसमें से सी का विकल्प दूसरा कौन है। तो सी का 1, 2 और ये 3 पहले ही कट गए और केवल एक विकल्प सी का हमको दूसरे के रूप में मिला। इसका मतलब कि डी का कामतगिरी का चित्रकूट, क्योंकि ये सी का आपको कंफर्म है कि ये सी का बौद्ध स्तूप का संबंध कुशीनगर से है। और इसके अलावा यदि ये ऑप्शन अन्य तीनों में कहीं नहीं है तो इसका मतलब कि आंख बंद करके आप इस ऑप्शन को सही ट्रिक कर सकते हैं, बिल्कुल 100%। क्योंकि अब कामतगिरी को हम देखेंगे चित्रकूट से, बी का तीसरा जामा मस्जिद मुरादाबाद और 84 गुंबद जालौन, यह ट्रिक है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 19, हाँ चूंकि पूर्व में अभी जो लेटेस्ट हम लोगों ने ट्रिक सीखा है उसको आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि आगे इसमें आपको ऐसे अवसर आएंगे जिसको आपको आजमाने का मौका मिलेगा। जरूर नहीं कि आपके पास यदि चारों ऑप्शन नहीं याद हैं तो कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन आपके पास याद है, उनको आप सेलेक्ट करिए, उनको आप चुनिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए कि किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 किसने इसको गुलामी का पत्र कहा था? जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो इसका सीधा सा प्रश्न उत्तर यह है कि इसको जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1935 का भारत सरकार का अधिनियम जो है वो गुलामी का चिट्ठा है, और इन्होंने गुलामी का अधिकार पत्र बताया। दास्ता का अधिकार पत्र बताने के साथ ही उन्होंने पूरी ब्रिटिश सरकार को, सरकारी मशीनरी को उन्होंने कहा कि यह एक ये मशीन जो है, ये अधिनियम एक ऐसी मशीन है जिसमें ब्रेक अनेक है लेकिन इंजन कोई नहीं। ब्रेक तो इसमें तमाम है, किसमें? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में तमाम ब्रेक है लेकिन इंजन ही गायब है। जिन्ना ने बस इस अधिनियम के बारे में एक छोटी सी टिप्पणी दी और उन्होंने कहा कि यह पूर्णतः सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा और बिल्कुल अस्वीकृत है। सी राजगोपालाचारी ने इसे द्वैध शासन से भी बुरा कहा, द्वैध शासन से भी इसको बुरा बताया। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जैसे ही हम लोग आए, क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची के अनुसार दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। अब फिर जैसे अब जस्ट इसके पहले जिस ट्रिक को हम लोगों ने सीखा था वो यहाँ पे आजमाने के लिए आ गई। मैं 10 सेकेंड का अवसर आपके पास देता हूँ, 10 सेकेंड का समय। सूची ए को आपने देखा, सूची बी को आपने देखा, आपको इसमें से कम 2 ऑप्शन तो आपको पता होना चाहिए।
भीमबेटका काफी चर्चित है और भीमबेटका के विषय में हम जानते हैं कि यह मध्य प्रदेश में है। अब यहां हम ऑप्शन देखेंगे कि ए का 2, तो दो ऑप्शन दे दिया, ए का 2 होगा तो कोई एक ही। आगे हम लोग देख रहे हैं शोर टेम्पल, हमको नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम हम्पी को तो जान रहे हैं, विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य का संबंध किससे है? कर्नाटक से है। तो अब हम लोग देखेंगे कि डी का 4, क्या ये भी इसमें दिया हुआ है 2 ऑप्शन? तो इसमें दिया है 1 ऑप्शन। चूंकि जैसे ही ए का दूसरा हमने देखा तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब हमें वेरीफाई करना था किसमें? वेरीफाई करना था डी में, आगे के आंसर में। तो केवल इन्हीं दोनों में से जब हमको वेरीफाई करना था तो इन दोनों में से ऑप्शन कौन सा आया? 1। तो अब इसका मतलब यह है कि 2 ऑप्शन हमारे इसमें आ गए, ए और डी। तो बी का शोर टेम्पल किस में आएगा? और सी का तमिलनाडु, सी का चौथा यहां है, हम लोग वहां थे, ठीक है। हम्पी चूंकि तीसरे स्थान पर है तो सी का संबंध कर्नाटक से है, तो सी का तीसरा, इसका मतलब कि इन दोनों में से ये भी कट जाएगा और सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन बी। तो भीमबेटका मध्य प्रदेश से संबंधित है। शोर टेम्पल हमारा किससे संबंधित है? शोर टेम्पल तमिलनाडु से संबंधित है। हम्पी किससे संबंधित है? तो हम्पी कर्नाटक से संबंधित है। और मानस किससे संबंधित है? आसाम से संबंधित है। इसका सही आंसर हम लोग देखते हैं। इस तरीके से हमारी ये व्याख्या होती है। इसमें से कोई 2 ऑप्शन हम यदि जान जाते हैं, 2 ऑप्शन पर टिक लगाना हमें आता है, तो हम सही आंसर का चुनाव इस तरीके से सुमेलन करने वाले प्रश्नों में लगभग हम सही रहते हैं। नेक्स्ट, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है। भगवान बुद्ध की एक जो भू स्पर्श प्रतिमा इस तरीके से होती है, ऐसे करके वो बैठे हुए हैं और दाहिना हाथ उनका इस अवस्था में रहता है, बायां हाथ इस अवस्था में रहता है। ये भूमि स्पर्श अवस्था कही जाती है। इसका संबंध किससे है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से? तो हमें ये जानना होगा ना कि मूर्ति कला कब से शुरू होती है, ये हमें जानना होगा। अब आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर बी है कि भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्त काल से संबंधित है। इस मुद्रा में बुद्ध का, इस मुद्रा की बात किया जाए तो बायां हाथ अंक के तथा दाहिना हाथ आसन पर नीचे पृथ्वी की ओर संकेत करते हुए प्रदर्शित किया गया है। और इस मुद्रा का अभिप्राय यह बताना है कि बुद्धत्व प्राप्ति के बाद बुद्ध ने मृत्यु पर जो विजय प्राप्त की थी उसकी साक्षी ये पृथ्वी है। लेकिन इसका संबंध किससे है? बी, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मत्त विलास प्रश्न का लेखक कौन है? मत्त विलास प्रश्न के लेखकों का नाम दिया हुआ है। यहाँ पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है। इसका आंसर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर है सी, पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन ने इसका लेखन किया था। और यह मत्त विलास प्रश्न संस्कृत का एक नाटक है, प्रहसन नाटक है, प्रहसन है। और इस नाटक में इंक्लूड क्या क्या है? तो सामाजिक एवं धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। और यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष किया गया है। यह एक हास्य व्यंग है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी उद्धार करते हुए दिखाया गया है? जब समुद्र में पृथ्वी डूब गई थी तो किस अवतार में भगवान विष्णु ने अवतार लिया और किस अवतार में वो पृथ्वी का उद्धार करते हैं? तो इसका ऑप्शन है कच्छप, वराह, मत्स्य और नृसिंह। तो एक चीज हमको जानना पड़ेगा, कच्छप अवतार में जब इनकी नाव चल रही है मनु की, तो वो नाव को आलंबन देने के लिए पीठ पर अपने वो संभाले हुए हैं। मत्स्य अवतार, महाप्रलय के समय नाव को उसी मछली के सहारे, मत्स्य अवतार में मछली के सहारे उस विशालकाय नाव को, महाराजा मनु की नाव को खींचा जा रहा है। बारह अवतार में जब हिरण्यकश्यप का बड़ा भाई हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेकर के समुद्र में चला जाता है, धरती पर चला जाता है, तो बारह अवतार में वो आते हैं और जब त्राहिमाम हुआ रहता है। और इसी बारह अवतार में पुराणों के अनुसार ये कहा जाता है कि उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। और इस हिरण्याक्ष के वध के बाद
हिरण्यकश्यप ने तपस्या की और एक महान शक्ति प्राप्त किया, और लगभग उसने ऐसा वरदान प्राप्त किया कि मृत्यु पर उसकी विजय हो जाए। और उसके बाद उस अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान की पूजा करने से रोकने के लिए वो तमाम तरीके के उपाय किए, और उसी हिरण्यकश्यप के वध के लिए भगवान ने नृसिंह का अवतार लिया। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी का उद्धार भगवान ने 12 अवतार में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम। दो शब्द हैं इसमें, अपरो परशुराम, मतलब कि दूसरा परशुराम। एक परशुराम के विषय में हम लोग जान रहे हैं, दूसरा परशुराम ये कौन, बिंदुसार है कि अजातशत्रु है, कालाशोक है या महापद्मनंद है। तो यहाँ आप समझिए कि यहाँ जो भी दिया गया है इसमें कहीं ना कहीं क्षत्रियों का वर्णन किया गया कि ये क्षत्रिय राजा थे। लेकिन परशुराम का जो संबंध था, परशुराम का संबंध किससे था, तो चूंकि उन्होंने क्षत्रियों का 21 बार विनाश किया, ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार विनाश किया। तो इसमें कौन सा राजा ऐसा है, यहाँ वीरता की बात नहीं हो रही है ना, तो संतई की बात हो रही है। यहाँ बात हो रही है सीधे सीधे उद्देश्य की। तो यहाँ बिंदुसार ने क्षत्रियों का नाश किया, अजातशत्रु ने किया या कालाशोक ने किया या महापद्मनंद ने किया। तो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास हमें बताता है कि महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक कहा गया। और सर्वक्षत्रांतक का अर्थ यह हुआ कि क्षत्रियों का नाश करने वाला, और इसने भार्गव यानी दूसरे परशुराम की उपाधि ली और इसे दूसरा परशुराम कहा गया, और इसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना भी की थी। और चूंकि यह एक शूद्र शास्त्र था और इसी पुराणों में ही इसे कहा गया, क्षत्रियों का नाश करने के कारण ही इसे दूसरा भार्गव कहा गया, दूसरा परशुराम कहा गया। हालांकि इसके पुत्र अजातशत्रु ने एक नई परंपरा शुरू की अपने राजगद्दी के लिए, अपने पिता को ही इसने हटाया, उनको पदच्युत किया। बाकी इतिहास हम लोगों का उद्देश्य नहीं इतिहास पढ़ना। तो अजातशत्रु ने एक नई परंपरा शुरू की थी अपने पिता के साथ, और वो परंपरा आज भी है, सत्ता के लिए पिता को, है ना। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा का जो कैलाश, अजंता एलोरा की गुफाएं हैं उसमें जो कैलाश मंदिर का निर्माण हुआ, वो निर्माण किसने कराया, राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्य, गंग शासकों ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें जानना पड़ेगा कि एलोरा की जो गुफाएं हैं उस पर शासन जो है राष्ट्रकूटों की तरफ से हो रहा था, राष्ट्रकूटों का विस्तार था। तो राष्ट्रकूट शासकों में कृष्ण प्रथम एक महान शासक तो था ही और एक महान निर्माता भी था, और उसी ने एलोरा की गुफाओं में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा की लोकेशन कहाँ है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 80 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। और ये किस तरीके की है, यह गुफा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृति गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं, और इन गुफाओं में खासियत क्या है ये याद रखने की जरूरत है कि 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदुओं और 30 से 34 तक जैनियों से संबंधित हैं, जो थोड़े थोड़े अंतर पर बनी है। यहाँ जो 34 शैलकृति गुफाएं हैं, जो 34 गुफाएं हैं, इसमें क्रम संख्या 1 से लेकर 12 तक का संबंध बौद्धों से है। 13 से 29 16 गुफाएं जो हैं उसका संबंध हिंदुओं से है, और 30 से 34 यानी हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों की कलाकृतियों का, तीनों संप्रदायों के कलाकृतियों का अद्भुत संगम है एलोरा की गुफाएं। नेक्स्ट, ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ है बकरी के लिए, गाय के लिए, हाथी के लिए या घोड़ों के लिए। तो चूंकि हम लोग जान रहे हैं, इसका सीधा सा प्रश्न यह है कि वैदिक काल में गाय प्रमुख पशु के रूप में था, जबकि सिंधु सभ्यता में बैल था। गाय प्रमुख पशु के रूप में थी, और गाय को सबसे बड़ा माना गया, इसलिए इनको धन की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, अधन्या कहा गया। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमें इशारा करता है, ये तर्क हमें इशारा करता है कि इस समय ऋग्वेद में अधन्या का प्रयोग हुआ होगा गाय के लिए। ये इसका आंसर हम लोग लेते हैं कि बी, वैदिक काल में गाय को अधन्या न मारे जाने योग्य माना गया। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड अथवा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में दी गई।
इसकी व्यवस्था वेदों में दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि अलबरूनी भारत आया था। अलबरूनी भारत कब आया था? 9वीं शताब्दी में आया था, 10वीं में आया था, 11वीं में आया था, 12वीं में आया था? सबको इसका आंसर पता है, मुझे पता है, आप लोग बड़े जीवन हैं, आप लोग बड़े जागृत हैं, इसका आंसर आपको पता है, इसका आंसर आप लोग बताएं। चलिए इसका आंसर हम लोग लेते हैं सी। अलबरूनी किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ। प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं शताब्दी में भारत आया था और वह एक महान भाषाविद था और उसने एक किताब की रचना की। उस किताब का नाम है किताबुल हिंद और इसका वास्तविक नाम था अबू रेहान। इसकी महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद है अथवा किताबुल हिंद। तत्कालीन और किताबुल हिंद से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है कि भारतीय सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर इसने विशेष विवरण दिया है, विशेष तरीके से इसने प्रकाश डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? सीधा सा प्रश्न यह है कि ये आधुनिक भारत से जुड़े हुए प्रश्न हैं। आधुनिक भारत में ब्रिटिश इंडिया से जुड़े हुए प्रश्न हैं। ये बंबई, मद्रास और कलकत्ता, चूंकि ये तीनों प्रेसिडेंसी ब्रिटिश इंडिया की थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, लेकिन 1857 की महान क्रांति के बाद अब ब्रिटिश सरकार का शासन है और जैसे ही सरकार का शासन होता है तो अब निकायों की स्थापना होने लगती है। तो इन निकायों में इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में, 1851 में, 71 में या 81 में? तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे ए, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालयों की स्थापना ब्रिटिश संसद द्वारा जो हुआ था वो 1861 ईस्वी में हुआ था। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत 1862 में इसकी स्थापना की गई। इस आधार पर निकटतम उत्तर का जो विकल्प है वो ए सही होगा। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? जस्टिस राणा डे, फिरोज शाह मेहता, बीजी तिलक या दयानंद सरस्वती? तो आइए थोड़ा सा डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी को हम लोग देख लें। तो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना जो है वो वर्ष 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। इसका जो प्रारंभिक स्वरूप था वो प्रारंभिक स्वरूप इसका न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से था और एक न्यू इंग्लिश स्कूल के रूप में ही इसकी शुरुआत हुई, ये प्रारंभ हुआ। लेकिन 1884 में डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी का एक गठन किया गया औपचारिक रूप से और उसके बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ता है और इस संस्था के संस्थापक में बीकी चिपलुंकर, बीजी तिलक, एमवी नामजोशी आदि प्रमुख थे। अतः देखा जाए तो जो विकल्प हमारे पास हैं उन विकल्पों में केवल बीजी तिलक का नाम आता है, लेकिन महादेव गोविंद राणा डे का भी संबंध इससे जस्टिस राणा डे का संबंध भी इस सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन वो संस्थापक में नहीं आते हैं, वो किस में आते हैं? वो संरक्षक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देखिए यहाँ दो तीन चीजों को हमें समझना होगा। एक तो भारतीय ब्रह्म समाज, एक ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इसका पूरा इतिहास ये है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। आगे चल करके राजा राम मोहन राय के बाद ब्रह्म समाज में जब विघटन होता है और एक नवीन ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, केशव चंद्र सेन ने उसकी स्थापना की। देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में जब ये चीज़ें आती हैं, विखंडन होता है, तो उसी नवीन ब्रह्म समाज को आदि ब्रह्म समाज या भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर क्या होगा? अभी हम लोग हिंट किए, इसका सही आंसर आप हमें बताएं, ठीक है? इसका सही आंसर है डी, केशव चंद्र सेन थे। आगे हम लोग बढ़ते हैं। राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? चूंकि यहाँ जो पानीपत, खानवा, चंदेरी और घाघरा का युद्ध है, ये चारों युद्ध बाबर से संबंधित है, लेकिन बाबर के साथ राणा सांगा का युद्ध किस मैदान में हुआ था? खानवा के मैदान में। कब हुआ था? प्रश्न आपको, ठीक? ऑप्शन बी। चूंकि बाबर ने पानीपत की लड़ाई लड़ी इब्राहिम लोदी के साथ, खानवा की लड़ाई लड़ी राणा सांगा के साथ, और 1529 में इसने घाघरा की लड़ाई लड़ी। चंदेरी के मालवा पर विजय प्राप्त करने के लिए इसने चंदेरी का युद्ध लड़ा मेदिनी राय के खिलाफ।
1528 में और 1529 में इसने घाघरा की लड़ाई लड़ी बंगाल पर अफगानों को कब्जा करने के लिए, अफगानों को काबू में करने के लिए, और ये काफ़ी आगे तक बढ़ गया था, लेकिन घाघरा के बाद ये वापस हो गया। और ये वापस जब जा रहा था बीमारी के कारण या थके होने के कारण इसने उस विजय को अनिर्णित ही छोड़ दिया। हालांकि कहा जाता है कि नहीं ये विजयी हो गया था, लेकिन अफगानों पर कोई फ्रूटफुल नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाया था, जिससे अफगान फिर से बागी हो गए। ठीक, तो ये वापस वहाँ से चला आया था बीमारी के कारण, और इसने एक संधि कर ली थी और बंगाल को इसने अछूता छोड़ दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? सुल्तान का सीधा सा संबंध मध्यकाल से, और मध्यकाल का सीधा सा संबंध सुल्तान शब्द जहाँ आता है। बादशाह शब्द और सुल्तान शब्द हमें सल्तनत काल और मुगल काल दोनों में अंतर पैदा करते हैं। एक बादशाह, जैसे ही मुगल हमारे देश में आते हैं बादशाही की स्थापना करते हैं, बादशाह कहलाते हैं। इससे पहले के जो राजा थे वो अपने आप को सुल्तान कहते थे। ये सल्तनत काल से, जैसे सुल्तान का शब्द आया वो सल्तनत काल से। तो सल्तनत काल में कौन सा शासक था जिसने कि अन्न पर से कर हटाया? अलाउद्दीन खिलजी था, या गयासुद्दीन तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था, या सिकंदर लोदी था? चूंकि सबका संबंध किसी न किसी से है, तो आइए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है डी, सिकंदर लोदी ने राज्यारोहण तक लोदी वंश की सत्ता को सुदृढ़ रूप में स्थापित कर लिया था। और जब सिकंदर लोदी का राज्यारोहण होता है, सिकंदर लोदी जब गद्दी पर बैठता है, तब तक लोदी वंश काफ़ी मजबूती के साथ दिल्ली के राज्य पर अपना प्रभाव जमा चुका था। और इसने सभी प्रांतिपतियों, और इसने क्या काम किया सिकंदर लोदी ने कि जो भी प्रांतपति थे और जागीरदार थे उनको आय व्यय के ब्यौरे के साथ अपने दरबार में उपस्थित होने के लिए कहा, और जो भ्रष्ट अधिकारियों थे उनको इसने दंडित किया। और सिकंदर ने ही अनाज से जकात यानी एक जो टैक्स था उसको इसने हटाया था, सिकंदर लोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, छत्रपति शिवाजी की बात हम करेंगे। पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी किसके साथ हुई थी? किस मुगल सेना नायक के साथ हस्ताक्षरित की गई थी? छत्रपति शिवाजी महाराज की जो संधि हुई पुरंदर की, वो किसके साथ हुई? उस समय मुगल सेना का सेनानायक कौन था? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या दिलेर सिंह? तो इसका सही आंसर होगा शाइस्ता खां के असफल होने के बाद, चूंकि शाइस्ता खां मामा था, इसके असफल होने के बाद जय सिंह को, मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा गया था दक्षिण विजय के लिए। और जय सिंह ने बीजापुर को जीतने के लिए शिवाजी से मैत्री करना आवश्यक समझा, और पुरंदर के किले पर मुगलों की विजय और रायगढ़ की घेराबंदी के बावजूद उसने शिवाजी से पुरंदर की संधि की। और पुरंदर की संधि में क्या हुआ कि जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है, और इस संधि के अनुसार छत्रपति शिवाजी महाराज को 4 लाख हूण वार्षिक आय वाले 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। और मराठों ने इस संधि को अपने संदर्भ में अपमानजनक समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ये भक्ति आंदोलन के प्रमुख नायक हैं हमारे चैतन्य, मीराबाई, नामदेव और वल्लभाचार्य। इसमें से कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी, ये नामदेव जो है इस्लाम से प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि इनका जन्म, नामदेव के जीवन परिचय को हमें जानना पड़ेगा। तो हम लोग नामदेव के जीवन परिचय को जान लें कि नामदेव का जन्म एक दर्जी के परिवार में हुआ था, और ये दर्जी के परिवार में जन्म के बावजूद पंढरपुर के विठोबा के परम भक्त थे। और ये वारकरी संप्रदाय के रूप में प्रसिद्ध विचारधारा की गौरवशाली परंपरा की स्थापना में इनकी प्रमुख भूमिका रही संत नामदेव की। और संत नामदेव ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के उद्देश्य से दोनों धर्मों में प्रचलित धार्मिक क्रियाओं की और जनता का ध्यान खींचा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर आगे हम लोग यहाँ पे कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची ए और बी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जमा मस्जिद, दिनपना, जहांगीर और एतमादुद्दौला का मकबरा। तो देखिए यहाँ किसने क्या बनवाया इसका संबंध है। तो कहीं ना कहीं बाबर जमा मस्जिद
बाबर का संबंध कहीं भी आप देखिएगा तो जमा मस्जिद, अधिकतर जमा मस्जिद से आता है। हुमायूं दिन पनाह का निर्माण किया था। दिन पनाह का निर्माण कहाँ किया था? शेख सलीम इनके आसपास। अकबर जहांगीर महल और ये जहांगीर एतमादुद्दौला। अब इसमें सीधे सीधे प्रश्न पूछा है कि किसने क्या बनवाया, तो इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे तो बाबर ने जमा मस्जिद, हुमायूं ने दीन पनाह, लेकिन अकबर ने जहांगीर महल और एतमादुद्दौला का मकबरा जहांगीर ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो कथन है, एक कथन होगा, दूसरा उस कथन की व्याख्या होगी। ऐसा नहीं है कि दोनों कथन सही है। देखिए होता क्या है इस तरीके के प्रश्नों में कि कभी कभी दोनों कथन सही दे देते हैं, लेकिन दूसरा कथन जो होता है वो पहले की सही व्याख्या नहीं करता, लेकिन सही है दोनों। तो ऑप्शन के हिसाब से हमें उसको देखना पड़ेगा। यहाँ थोड़ा सा सचेत होने की जरूरत है। और वो क्या कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था, बिल्कुल किया था। तो उसका कारण क्या है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। कथन ए और कथन आर, अब नीचे दे रहा है कि ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दूसरा है ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, और डी में दिया है कि ये गलत है परंतु आर सही है। इसका मतलब कि ये सी और डी तो सिरे से गायब। हमारे पास ऑप्शन ए और बी बचता है। इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया और इसलिए किया क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो अरुणा आसफ का नाम किससे जुड़ा हुआ है? सहयोग आंदोलन, सविनय हो गया, वैयक्तिक या भारत छोड़ो आंदोलन। चूंकि हम लोग इतिहास नहीं पढ़ेंगे इसलिए केवल इनके संबंधों को हम लोग देख रहे हैं। ये काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा, सहयोग के बारे में, सविनय के बारे में, वैयक्तिक सत्याग्रह और इसके बारे में भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में। तो अरुणा आसफ अली का नाम कहीं न कहीं 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इनका संबंध इससे है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उस समय देश के जो बड़े नेता थे वो या तो पकड़ लिए गए या भूमिगत हो गए, और यह आंदोलन एक समय स्वतः स्फूर्त होकर ऑटोमेटिकली इसका नियंत्रण जनता के पास था और इसका नेतृत्व भी जनता के पास था। और इसमें एक कंडीशन ये आई, जब सुबह के समय सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसको जीरो पीरियड, शून्य काल कहा गया। नेतृत्व का अभाव हो गया था इस आंदोलन में। तो कहीं ना कहीं इस आंदोलन से अरुणा आसफ अली और जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन जैसे नेता जो भूमिगत रहते हुए ही इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किए। तो अरुणा आसफ अली का संबंध किससे हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बीडी सावरकर द्वारा गुप्त संगठन का नाम क्या था? चूंकि युगांतर अनुशीलन, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और अभिनव भारत, युगांतर अनुशीलन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और अभिनव भारत, ये चारों जो संगठन है ये क्रांतिकारी संगठन है। इसको हम लोग देखेंगे कि अनुशीलन के बारे में हम लोग जान रहे हैं बंगाल, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह जैसे लोग इससे जुड़े हुए थे। अभिनव भारत के विषय में हम जान लें तो चूंकि बीडी सावरकर ने जिस संस्था का गठन किया था मित्र मेला का, वही मित्र मेला आगे चल करके इटली के मेजिनी के तर्ज पे अभिनव भारत के रूप में हमारे सामने आई। और अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और मध्य प्रदेश में भी स्थापित की गई थी। और मित्र मेला की स्थापना चूंकि 1899 में हुई थी और 1904 में आते आते यह अभिनव भारत के रूप में परिणित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? यह काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। 1946 का कांग्रेस का अधिवेशन जो मेरठ में हुआ है, और इससे लगभग इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो मेरठ अधिवेशन को हम लोग देखेंगे, ऑप्शन देख ले, जेबी कृपलानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पट्टाभी सीतारमैया। अब इसका ऑप्शन है ए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में जो मेरठ अधिवेशन आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी ने किया था। और
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक कौन है। इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू, इसके लेखक कौन है? दुर्गादास, फ्रैंक मोरिस, वेब मिलर या लुइस फिशर। तो इसका आंसर है ए, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक दुर्गादास। मित्रों देखिए, अभी काफ़ी क्वेश्चन हम लोगों के बचे हुए हैं जिसको हम लोग अगले पार्ट में कवर करेंगे। ये पार्ट 1 था और आप जैसे जागृत और जीवंत लोगों के बीच में बड़ा अच्छा लगा। आपको कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।